शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती तो है तकलीफ़, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। ये जो है कक्षा 9 गणित का जो है दूसरा लेक्चर है, जिसमें कि पहले लेक्चर में हमने पदार्थ के गुण और पदार्थ के बारे में जाना था। आज हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था, जिसको कि इंग्लिश में हम बोल सकते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्था होती है, फिर उसके बाद हम सभी को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, जैसा कि आप अपने दैनिक जीवन में देखते भी होंगे, जिसमें कि जो पहली अवस्था होती है उसको हम कहते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था मतलब कि जब वस्तु एकदम सॉलिड में रहती है तो उसको हम कहते हैं ठोस। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट। और उसके बाद दूसरी अवस्था आती है द्रव अवस्था। जब पदार्थ पानी के रूप में होता है तो उसको हम कहते हैं द्रव अवस्था। इंग्लिश में इसको कहते हैं लिक्विड स्टेट। और तीसरी अवस्था जो होती है वो होती है गैस अवस्था। जो घरेलू गैस हो गया या जो आप डीओ वगैरह लगाते हैं उसमें जो इत्र भरा होता है वो गैस अवस्था में ही होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं गैसस स्टेट। तब ये तो हो गई पदार्थ की तीनों अवस्था। अब हम इनका जो है परिभाषा के रूप में पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए ठोस अवस्था। तो किसी भी पदार्थ की अवस्था को निर्धारित करने के लिए भौतिक विज्ञान में आपके पाठ्यक्रम के सिलेबस के अनुसार 3 जो है मापदंड रखा गया है। पहला क्या है? आकार। दूसरा है आमाप। और तीसरा है आयतन। आकार का मतलब क्या हुआ? शेप, मतलब कि वस्तु देखने में कैसी है। ठीक है, आकार का मतलब हुआ शेप। आमाप का मतलब हुआ साइज, मतलब कि वस्तु की लंबाई कितनी है। जैसे ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो ये लंबाई चौड़ाई कितनी है। और आयतन का मतलब हुआ घिरा हुआ स्थान। अब कुछ बच्चे जो मुझसे पहले से पढ़ते होंगे तो जानते होंगे कि सर जब लंबाई चौड़ाई में स्थान घिरता है तो उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। यहाँ पे आयतन क्यों नाम लिया गया? क्योंकि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी आ रहा है, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों अवस्थाओं को परिभाषित करने के लिए हम इन्हीं तीनों जो दिया गया है मापदंड को देखेंगे। तो जो ठोस अवस्था होती है उसमें पदार्थ का आकार, आमाप और आयतन, ये तीनों जो है निश्चित होता है, मतलब कि नहीं बदलता है। जैसे पत्थर हो गया, लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, तो उनका जिस रूप में हम लेते हैं वो उसी रूप में रहता है। उसका जो लंबाई चौड़ाई होता है उतना ही होता है, और वो जितना आयतन जगह घेरेगा उतना ही जगह घेरता है। तो जब इसको हम परिभाषा के रूप में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका आकार,
आमाप तथा आयतन निश्चित होता है, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ की ठोस अवस्था। और उदाहरण के रूप में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे लोहा और पत्थर। और एक चीज़ और इसमें खासियत है ठोस अवस्था में कि हम लोहा को दबा नहीं सकते हैं हाथों से ऐसे, या अगर हम उसे बहुत प्रेशर भी लगाएंगे तो बिना गर्म के लोहा को दबा नहीं सकते हैं। पत्थर को हम दबा के उसको चपटा नहीं कर सकते हैं, दबाएंगे तो टूट जाएगा। तो हम इसमें एक गुण ये भी लिख सकते हैं कि इस अवस्था में पदार्थ को संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, मतलब कि पदार्थ को हम दबा नहीं सकते। ठीक है, वो मतलब जिस रूप में, जैसे अगर ये भी देखिए एक ठोस है, इसका जो आकार है देखने में पेन की तरीके का है, ये निश्चित है। आमाप, इसका जो लंबाई है और ये जो गोलाई में इसको ढाला गया वही है, और ये जितना जगह ऐसे घिर रहा है वैसे ही ये घिरेगा। अगर इसको हम चाहें छोटी जगह में इसको हम ऐसे पूरा रख दें तो ये नहीं जाएगा। इसके लिए पर्याप्त लंबाई और चौड़ाई गोलाई की जगह मिलेगा तभी ये जाएगा। और इसको हम संपीड़ित करेंगे, मतलब दबाएंगे तो ये टूट जाएगा, दबेगा नहीं। तो ये हो गया हमारा ठोस अवस्था, जिसको कि इंग्लिश में हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। अब उसके बाद हम आते हैं दूसरा द्रव अवस्था पे। तो अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था को आप अगर सामान्य रूप से समझना चाहें तो आपके घर में जो आप पीने वाला पानी यूज करते हैं या फिर बर्तनों में जिसको रखते हैं उससे समझ सकते हैं। तो उसको समझने के लिए हमें इन्हीं तीनों मापदंडों को समझना होगा। तो पहला मापदंड क्या है? आकार। तो अब आप सोचिए, जो हम घर में पानी इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम पीते हैं, नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, तो उसमें क्या सभी जगह पानी का आकार समान रहता है? तो आपका जवाब आएगा नहीं। अगर उसको हम गिलास में डाल देते हैं तो वो गिलास के रूप में हो जाता है, पीने के बोतल के रूप में डाल देते हैं तो लंबाई के रूप में हो जाता है। तो इस हिसाब से हम उसको जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी का रूप ले लेता है। तो ये निश्चय होता है कि उसका जो आकार होता है पदार्थ का निश्चित नहीं होता। अब उसके बाद आती है दूसरा मापदंड की आमाप, मतलब कि क्या द्रव का साइज़ सेम होता है? मतलब कि जैसे हमने द्रव ले लिया इस टाइप के बर्तन में, तो उसकी लंबाई चौड़ाई कुछ और थी, लेकिन अगर उसको जब हमने किसी बोतल में रख दिया तो उसकी लंबाई चौड़ाई कुछ और हो जाएगी। भगोने या बाल्टी में रख दिया तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ और हो जाएगी। लेकिन ठोस अवस्था में ऐसा नहीं था। तो इससे निष्कर्ष निकला कि इसका न तो आकार समान निश्चित होता है और न ही आमाप निश्चित होता है। लेकिन आयतन, मतलब कि घिरा हुआ स्थान, कहने का मतलब है कि अगर हम 1 लीटर पानी लेते हैं तो उसको चाहे हम बाल्टी में रखें, चाहे बोतल में रखें या फिर किसी गिलास में रखें, तो उसकी जो मात्रा रहेगी वो 1 लीटर ही रहेगी। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? हम उसको लिख लेते हैं कि वे पदार्थ जिनका आकार आमाप अनिश्चित हो लेकिन आयतन निश्चित हो, मतलब कि उसकी जो हम मात्रा लेंगे वो निश्चित हो, लेकिन उसके बाद जो दोनों मापदंड है आकार आमाप अलग अलग हो। तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहेंगे? पदार्थ की द्रव अवस्था। अब इसका हम उदाहरण लेना चाहें तो उदाहरण इसका क्या हो जाएगा? जैसे दूध, और उसके बाद जल हो गया। और उदाहरण अगर आप लिखना चाहें तेल वगैरह, ये भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे आदि।
तो ये हो गया ठोस अवस्था, फिर द्रव अवस्था। अब हम आते हैं गैसीय अवस्था पे। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए गैसीय अवस्था। तो जैसा कि हमने देखा कि ठोस अवस्था में ये तीनों मापदंड निश्चित होते हैं, द्रव अवस्था में केवल आयतन निश्चित होता है। तो गैस अवस्था में क्या होगा कि उसमें आकार, आमाप और आयतन ये तीनों ही निश्चित नहीं होता। ठीक है। उसके साथ साथ जैसा कि हमने ठोस में पढ़ा था कि इसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, वैसे ही द्रव को भी संपीड़ित नहीं किया जा सकता। इसको आप लिख लीजिएगा नीचे कि इसे संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद गैसीय अवस्था पे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें पदार्थ का न तो आकार निश्चित होता है, न ही आमाप निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। ठीक है। तो इसको परिभाषा के रूप में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिनका आकार, आमाप तथा आयतन तीनों ही निश्चित नहीं होता। उदाहरण इसका लें तो जैसे वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें हैं, ऑक्सीजन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन और जितनी भी गैसें हम ले सकते हैं। अब बात ये आती है कि जैसा कि हमने ठोस अवस्था में देखा कि इसको दबाया नहीं जा सकता, द्रव अवस्था में भी दबाया नहीं जा सकता, तो क्या गैस अवस्था में दबा सकते हैं? तो इसको हम समझते हैं कि मान लीजिए जैसा ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर हमने 2 लीटर गैस भरा, तो उसमें जो गैस के अणु हैं वो ऐसे ऐसे दूर दूर हैं। ठीक है। फिर हमने उसी साइज के सिलेंडर में अगर हम इसको और पास कर देंगे तो इसमें जो पहले 2 लीटर गैस आता था, अब हम मान लेते हैं कि ये 4 लीटर आ जाएगा। अब अगर इसको हम और पास कर दें, एकदम बिल्कुल सटा के एकदम हाई प्रेशर पर, जैसे कुकर वगैरह में होता है, सीटी से निकल जाता है हवा, तो इसमें मान लेते हैं 5 लीटर आ जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर हम द्रव में देखें, अगर इस बर्तन में अगर 2 लीटर पानी आ रहा है तो इसको हम चाहे कितना भी कंप्रेस करेंगे तो पानी इसमें 2 लीटर ही रहेगा। ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो बर्तन या तो फट जाएगा या फिर पानी बाहर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बर्तन के साइज़ में हम गैसों को दबा के भी रख सकते हैं, जिससे कि हम अधिक मात्रा में रख सकते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इस अवस्था में पदार्थ को संपीड़ित कर सकते हैं। तो ये हमने आज समझ लिया पदार्थ का तीनों अवस्था, जो कि है ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, अब गैस अवस्था। अब एक बार इसका हम रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। तो अब हम इसका थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ कि पदार्थ के किस अवस्था में उसका, तो पहले का पहला क्या है, उसका क्या होता है, आकार, आमाप निश्चित नहीं होता। ये पहले का पहला क्वेश्चन है। दूसरा, आकार, आमाप, आयतन सभी निश्चित होता है।
और तीसरा क्वेश्चन है कोई भी निश्चित नहीं होता। ये पहले के 3 पार्ट है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस अवस्था में पदार्थ को संपीड़ित किया जा नहीं सकता। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आशा करता हूँ कि आज का बताया गया लेक्चर में आपको सभी को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और अपना कीमती कमेंट ज़रूर बताइएगा, जिससे कि अपने वीडियो की गुणवत्ता में और अधिक से अधिक सुधार ला सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।